जय गुरुदेव। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर 5 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिंकेज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लिंकेज का मतलब वो जीन्स जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं और साथ में ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपने प्रोजेनी में या नेक्स्ट जनरेशन्स में, उनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें उन जीन्स में ये टेंडेंसी देखी गई एक दूसरे के साथ रहने की, उसी को हम लिंकेज कहते हैं। तो आज के हम टॉपिक में इनको पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो हमारे लिंक्ड जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाने पर जो आसपास हैं, जो पास में है, क्लोजली लिंक्ड हैं, उनके अंदर ब्रेक करने का या उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे एक साथ ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें बनाए रखते हैं। लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो क्रॉसिंग ओवर भी कर सकते हैं और तब फिर हमें नए रिकम्बिनेशंस दिखाई देते हैं, नए नए ट्रेट्स दिखाई देते हैं, नई वेराइटीज़ दिखाई देती हैं, जिससे कि फाइनली इवोल्यूशन होता है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज की डिस्कवरी किसने और कब की? तो सबसे पहले तो लिंकेज को फाइंड आउट करने वाले दो बायोलॉजिस्ट थे, बेटसन एंड पुनेट, और इन्होंने 1906 में स्वीट पी पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, जिनसे इन्होंने फाइनली लिंकेज के बारे में लोगों को बताया। लेकिन उस समय तक लोगों ने इनकी बात को नहीं माना। फिर एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ किया मॉर्गन ने उसको ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए और उनके बेसिस पे उन्होंने लिंकेज को प्रूफ करके भी दिखाया और साथ के साथ उसको डिफाइन भी किया 1910 में। दैट मीन्स 1906 में डिस्कवर हो गए और फाइनली उसको प्रूफ किया गया 1910 में बाय मॉर्गन। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन कौन कौन से होते हैं। तो लिंक्ड जीन में हमारे वो जीन्स हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, जो एक दूसरे के पास में पाए जाते हैं और ये हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी साथ में ही इनहेरिट होते हैं, साथ में ही कैरी ऑन होते हैं। तो देखिए, इसको हम चेक करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। जीन्स दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर विद द अदर जीन एज दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि लिंक्ड जीन एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन्स हैं जो एक दूसरे के साथ साथ पाए जाते हैं। अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम, यह भी हमने बोला। सिट क्लोजली टुगेदर, बहुत पास पास में एक दूसरे के, लगभग उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। डू नॉट अंडरगो होमोलोगस रिकम्बिनेशन, इनमें होमोलोगस रिकम्बिनेशन नहीं होता। इनहेरिट टुगेदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ ही जाते हैं। चांसेस ऑफ इनहेरिटिंग टुगेदर इज़ मोर देन 50%। इनके एक दूसरे के साथ साथ में इनहेरिट होने के चांसेस लगभग 50% से ज़्यादा हैं। डू नॉट फॉलोज मेंडल सेकेंड लॉ, मेंडल का सेकेंड लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये उस लॉ को फॉलो नहीं करते। इसमें जो डाईहाइब्रिड रेशियो हमें मिलता है वो क्या मिलता है? 3:1। और जब हम इसमें टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो टेस्ट क्रॉस है उसका रेशियो होता है 1:1। अब हम बात करते हैं अनलिंक्ड जीन्स की, ऐसे जीन्स जो एक साथ इनहेरिट नहीं होते। जीन्स लोकेटेड फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये जो जीन्स हैं ये एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में पाए जाते हैं। दैट मीन्स क्रोमोसोम के ऊपर है लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अकर ईदर इन द सेम क्रोमोसोम और इन द डिफरेंट क्रोमोसोम, हो सकता है ये एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले दो जीन्स हैं या दो से ज़्यादा जीन्स हैं, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड नहीं रह पाते। कभी कभी ये दूसरे जीन्स के भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स ऑल्सो। दे सिट फार्दर अपार्ट, ये हमने भी डिस्कस किया कि इनके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। अंडरगो होमोलोगस रिकम्बिनेशन, ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन करते हैं। हैव अ लेस चांस टू बी इनहेरिट टुगेदर, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ में इनहेरिट हों।
हैव अ लेस चांस टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। एक दूसरे के साथ में इनका इनहेरिट होने का चांस बहुत कम है, और इनका इनहेरिट जो चांस ऑफ इनहेरिट है वो लेस देन 50% है। जैसे अभी हमने बात करी कि 50% से ज़्यादा चांसेस है इनहेरिट होने के लिंक्ड जीन के, लेकिन जो अनलिंक्ड जीन है उनके साथ में इनहेरिट होने के चांसेस बहुत ही कम है। फॉलो मेंडल सेकेंड लॉ। ये जो है अनलिंक्ड जीन्स ये फॉलो करते हैं मेंडल के सेकेंड लॉ को, दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। क्योंकि जिस समय मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो जो ट्रेट्स उन्होंने लिए थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिए थे, उनको जो जीन्स कैरी करते थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। इसीलिए उनके एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई, और हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो लिंक्ड जीन थे उनके ऊपर उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। यहाँ पर जो रेशियो है उनका डाईहाइब्रिड रेशियो वो कितना है, 9:3:1। आपको मालूम है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी जो हमारा रेशियो है वो यही होता है डाईहाइब्रिड रेशियो का, 9:3:1। इसमें अगर हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस का डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है उसका रेशियो क्या आएगा, 1:1:1:1। दैट मीन्स ऑल विल बी इक्वल क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। जब बेटसन, पुनेट, इन्होंने जब बहुत सारी रिसर्चेज इनके ऊपर करा तो फाइनली फिर एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को बनाया। इस लिंकेज थ्योरी में क्या हुआ, क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने आए। लिंकेज जो जीन्स हैं दैट आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो लिंक्ड जीन है वो कहाँ पे पाए जाएंगे, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि दे विल बी ऑन द सेम क्रोमोसोम और ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। The linkage of genes is linear. That this shows that the genes themselves are arranged in a line inside the chromosome. इसका मतलब क्या है, जैसे क्रोमोसोम को हमने रखा उसमें एक लाइन से अरेंज हैं ये जीन्स, एक के नीचे एक अरेंज हैं ये जीन्स, और इसी को हम लीनियर जो पोजीशन है कहते हैं, जिसमें अरेंज है एक सीरियल लाइन में। ठीक है, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, लीनियर है। Genes situated closely in chromosome possess strong linkage। जो जितने भी जीन्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस कम है, जो आसपास हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है लिंकेज का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे जीन्स का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उनके बीच की जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है इस लिंकेज की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। उसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज लिंकेज ग्रुप। जो लिंकेज ग्रुप है वो किसे कहते हैं हम, तो जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम मेक अप अ लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जितने भी जीन्स हैं उन सब को हम एक लिंकेज ग्रुप मानते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर्स हैं, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, दैट विल बी 23। उतने ही जैसे जितना हमारा हैप्लॉइड, हमारे गैमीट के अंदर जितने हमारे क्रोमोसोम का नंबर है उतना ही हमारा लिंकेज ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोज हम बात करते हैं 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो 7 लिंकेज ग्रुप उनके अंदर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उनके जीनोम में, जीनोम मतलब जो उनका हैप्लॉइड सेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो जितने उनके अंदर हैप्लॉइड के अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे। हमारे अंदर कितने हैं, 23 हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लिंकेज की, कितने तरह के लिंकेज है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, हमेशा एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच रहें। जबकि इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि चांसेस हैं कि ये एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं। तो जैसे अगर हम एक फ्रेंडशिप की बात करते हैं, एक फ्रेंड की बात करते हैं, तो जैसे अगर हमारे साथ कोई हमारा ऐसा क्लोज फ्रेंड है कि जिसके जो हमें मालूम है कि हम जब भी कहीं भी जाएंगे वो हमारे साथ ही जाएगा, वो हमारे से कभी दोस्ती नहीं तोड़ेगा,
तो ऐसा जो लिंकेज है, ऐसा जो बॉन्ड बन गया वो हमेशा कंप्लीट लिंकेज में आएगा। और अगर हमारे कोई ऐसे दूर का कोई फ्रेंड है जिससे हमारा एक कॉरस्पॉन्डेंस, हमारी रिलेशनशिप है या कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फ्रेंडशिप है, जिससे कि हमारा कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कभी उससे दूर भी जा सकते हैं, हमारा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशनशिप नहीं है, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे, क्योंकि उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो कंप्लीट मीन्स जिसके जो कभी भी अलग ना हो, और इनकम्प्लीट मतलब जिनके चांसेस हों ब्रेकअप के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज की। द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर जनरेशंस। ऐसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, ये लगभग एक ही साथ इनहेरिट होते हैं हर जनरेशन में। इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम लिंक्ड जीन्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, जब जीन्स अपनी पोजीशन को स्विच करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। इट अलाउज द कम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स टू बी इनहेरिटेड एज सच। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, वो अपने पेरेंट्स के ही कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करेगा। उसके अंदर कोई नए कैरेक्टर हमें नहीं दिखाई देंगे, कोई नए ट्रेट्स हमें नहीं दिखाई देंगे, वो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक को ही लेकर जन्म लेगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा ड्रोसोफिला का। ये जो ड्रोसोफिला में जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हमने कंप्लीट लिंकेज देखा। अब किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट है, इसको ज़रा हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमने किस किस को लिया, तो हमने एक रेड आइड नॉर्मल विंग्ड ड्रोसोफिला को लिया, जो हमने लिया एक फीमेल, ठीक है, जिसको हमने शो करा रेड आई को पी से, और जो नॉर्मल विंग्स हैं उनको हमने वी से शो करा। ये दोनों ही हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो रेड आई है वो भी डोमिनेंट है और नॉर्मल विंग भी डोमिनेंट है, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल से शो करा। हमने इसको मेट कराया, इसको क्रॉस कराया हमने विद अ मेल, और जो मेल है वो कैसा है, पर्पल आइड है और वेस्टिजल विंग है। वेस्टिजल का मतलब जो काम नहीं करते, बिल्कुल लगभग हमारे वेस्ट हैं, वो बहुत छोटे हैं, तो ऐसो को हमने वेस्टिजल कहा, ठीक है। तो ये कैसी आइज़ हैं, इसकी पर्पल आइज़ हैं, ऐसा मेल है। अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एक डोमिनेंट जो है वो है होमोजाइगस डोमिनेंट, और जो मेल है वो है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। जब दोनों का मेट करवाया तो फाइनली जो क्रॉस है उसमें हमें जो रिज़ल्ट मिला वो कैसा मिला। फर्स्ट जनरेशन आपको मालूम है कि डोमिनेंट ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो डोमिनेंट ने जो अपने आप को रिप्रेजेंट करा तो कैसा दिखाई दिया हमें फर्स्ट जनरेशन में, रेड आई नॉर्मल विंग। ये तो आपको मालूम ही है कि डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव है वो कहीं ना कहीं सबसाइड कर जाएगा, उस समय अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ये कैसा बन गया, हेट्रोजाइगस बन गया। हेट्रोजाइगस क्यों बन गया, क्योंकि इसके अंदर अब दूसरे जीन्स हैं वो भी कैरी कर रहा है रिसेसिव वाला। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी हमें जितने भी ड्रोसोफिला मिले, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं हम कॉमनली उनको, जितनी भी फ्रूट फ्लाई मिले हमें, वो सारी की सारी थी तो रेड आई और नॉर्मल विंग, लेकिन वो हेट्रोजाइगस थी। अब वो प्योर होमोजाइगस नहीं बची, ठीक है। अब हमने उनको क्रॉस किससे कराया, टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हम रिसेसिव पेरेंट को लेते हैं, तो हमने अब इसको किससे लिया। अब हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप कंप्लीट का एग्जाम्पल करोगे और इनकम्प्लीट का, दोनों एग्जाम्पल यहाँ तक सेम है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आगे इनको टेस्ट करा मॉर्गन ने, तो जो सेकंड जनरेशन के लिए इन्होंने क्रॉस कराया, उसमें इन्होंने जो हाइब्रिड मिली थी हमें, जो हाइब्रिड मिली उसका क्या लिया, मेल लिया, और रिसेसिव फीमेल लिया। रिसेसिव फीमेल है और जो हाइब्रिड है वो क्या है, मेल। अब उनका क्रॉस कराया, तो जब उनको क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट मिला उसका, तो ये देखो हमारे पास दोनों पेरेंटल कैरेक्टर के एक एक हमें उसका रिज़ल्ट मिला। दैट मीन्स इन द 50-50% दोनों हमें मिले। क्या, रेड आई नॉर्मल विंग, पर्पल आई वेस्टिजल विंग, दोनों का रेशियो 1:1। इसका मतलब कि जब हमने इनको क्रॉस कराया सेकंड जनरेशन में, फिर से हमें पेरेंट जैसे दिखने वाले ही ऑर्गेनिज्म मिले, और अब इनका रेशो बिल्कुल बराबर था। 50% जो है वो
जो शुरुआत में हमने लिए थे वैसे ही हैं, और फिर जो कैसे थे हमारे रेड आई और नॉर्मल विंग, और 50% हमारे कैसे हैं पर्पल आइड और वेस्टिजल विंग। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना हो गया 1:1 का हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हमने ये जो एग्जाम्पल देखा, इसमें हमने क्या चीज़ बेसिकली हमने देखी कि कोई नया ट्रेट नहीं फॉर्म हुआ, कोई नया रिकम्बिनेशन नहीं बना। जो हमें फाइनली सेकंड जनरेशन में रिजल्ट मिला वो सेम वही है जो पेरेंट्स थे, पेरेंट के ही कैरेक्टर को फाइनली उसने दोबारा से कैरी ऑन कर दिया, लेकिन कोई नए कम्बिनेशन, कोई नया ट्रेट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट लिंकेज हो रहा है। जो जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम पे हैं और वो एक दूसरे के साथ में कैरी ऑन हो रहे हैं, वो दोनों अलग अलग कैरी ऑन नहीं हो रहे। तो इसी को हमने कहा कंप्लीट लिंकेज। तो फिर से एक बार हम जल्दी से एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या लिया, 2 होमोजाइगस फ्रूट फ्लाई लिया। एक जो फीमेल थी वो कैसी थी, रेड आइज नॉर्मल विंग थी, जबकि जो मेल था वो कैसा था, पर्पल आई और वेस्टिजल विंग थे। पहली जनरेशन में क्योंकि डोमिनेंट था रेड आई और नॉर्मल विंग, सारे के सारी जितने भी मेल फीमेल जितने भी प्रोड्यूस हुए सब के सब में रेड आई और नॉर्मल विंग थे। लेकिन उनका जो जीन है, जो उनका जीनोटाइप है वो अब चेंज हो गया, अब उनके अंदर दोनों तरह के जीन्स का कम्बिनेशन बन गया। तो उसको हमने क्या कहा, होमोजाइगस। देखो यहाँ पर अगर मैं मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो रेड आई नॉर्मल विंग तो है अभी भी, लेकिन उसके अंदर 2 तरह के जीन्स आ गए, रिसेसिव भी और डोमिनेंट भी। अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए जो क्रॉस कराया गया उसमें किसको लिया, एक तो हाइब्रिड लिया और दूसरा रिसेसिव हमने क्या ले लिया, रिसेसिव फीमेल ली। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मेल हमने लिया हाइब्रिड और रिसेसिव हमने लिया फीमेल, और तब हमें जो रिजल्ट मिला उसमें अगेन हमारे को क्या रेशो मिला, 1:1। कैसे कैरेक्टर्स का, जो पेरेंट के कैरेक्टर थे सेम वही कैरेक्टर्स हमें दोबारा मिल गए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको कहा एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। अब हम मूव करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसमें, और पूरी तरीके से साथ में अटैच होकर वो नहीं रह पा रहे हैं। लिंकेज इज इनकम्प्लीट व्हेन न्यू और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेज, ये इसमें मिस्टेक है, इसमें क्या आपका आना है, व्हेन न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। यहाँ पर नए पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं, सिर्फ अपने जो पुराने हैं रिकम्बिनेंट भी नए फॉर्म हो रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स के ही ट्रेट्स नहीं जा रहे हैं, कुछ नए भी हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं लिंक जीन होने की, लिंक जीन में। तो इसको हमने क्या कहा, हमने कहा इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब जो जीन्स हैं वो हो सकता है अलग अलग क्रोमोसोम पे हों, या फिर वो आपस में दूर दूर हों, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, और जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया उसकी वजह से नए कॉम्बिनेशन बने, और नए कॉम्बिनेशन से हमें नए फिनोटाइप देखने को मिले। तो इसी को हमने कहा इनकम्प्लीट लिंकेज। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। ये है एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें अगेन हमने जो एक्सपेरिमेंट लिया है वो ड्रोसोफिला पे ही लिया है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, लेकिन रिजल्ट दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो इसमें हमने क्या क्या लिया। स्टार्टिंग हमने अगेन वहीं से स्टार्ट करा जो हमने पहले स्टार्ट किया था। पहले में हमने क्या लिया था, रेड आई नॉर्मल विंग्ड, हमने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया था, जो हमने क्या ली थी, एक फीमेल ली थी। और इधर हमने पर्पल आइड वेस्टिजल विंग लिया, होमोजाइगस रिसेसिव, वो एक मेल लिया। जो पहला रिजल्ट मिला हमें F1 जनरेशन, सारे के सारे अगेन कैसे थे, हमारे रेड आई नॉर्मल विंग थे, लेकिन हेट्रोजाइगस हो गए। अब यहाँ से हमारा चेंज हो गया, फर्स्ट जनरेशन तक का रिजल्ट दोनों में सिमिलर है। अब हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रिजल्ट में लिया, हमने फीमेल ले ली हाइब्रिड। पहले हमने मेल हाइब्रिड लिया था, अब हमने फीमेल हाइब्रिड लिया है। और जो हमने रिसेसिव से कराना था, रिसेसिव हमने अब की बार ले लिया मेल। ठीक है, रिसेसिव मेल लेने पर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो गए। चेंज होने पर हमें क्या हो गया, 2 नए रिकम्बिनेंट मिल गए। ये 2 नए रिकम्बिनेंट कौन कौन से हैं, देखो आपको नीचे इसमें दिखाई दे रहा है,
सबसे पहले 9 तो हमें मिले रेड आई नॉर्मल विंग, ये तो पेरेंटल कैरेक्टर है, ये तो पेरेंट में भी प्रेजेंट था। क्या था? रेड आई और नॉर्मल विंग, ये तो पेरेंट में भी था। और इधर अगर हम सबसे राइट हैंड साइड पे देखें तो 8 हमें मिले पर्पल आई वेस्टिजल विंग, ये भी हमारे नॉर्मल पेरेंट्स के पास थे। दैट मीन्स ये भी एक जनरेशन पहले प्रेजेंट था जिसमें आइज कैसी थी? पर्पल थी, और विंग्स कैसे थे? वेस्टिजल थे। ऐसे 8 मिले। लेकिन अब बीच में एक एक हमें नई रिकम्बिनेंट भी मिल गए। इनमें क्या क्वालिटी है? इनमें क्वालिटी क्या है? रेड आई है लेकिन वेस्टिजल विंग है। रेड आई के साथ कॉम्बिनेशन किसका बन गया? वेस्टिजल विंग का। और पर्पल आई के साथ किसका कॉम्बिनेशन बन गया? नॉर्मल विंग का। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अभी भी ज़्यादा हैं, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं, लेकिन न्यू रिकम्बिनेंट भी हमें उसमें मिल रहे हैं, जो कि कंप्लीट लिंकेज में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। कंप्लीट लिंकेज में कभी भी रिकम्बिनेंट्स नहीं बनते, वो हमेशा किस में बनते हैं? इन द इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको दोनों को लगभग साथ में समझना है। रेशियो कितनी बार पूछा जाता है तो रेशियो आपको ध्यान रखना है कि रेशियोज अलग अलग होते जाएंगे इनकम्प्लीट में, जबकि कंप्लीट में हमेशा 1:1 ही रहेगा। अब इसको आगे देखते हैं हम कि व्हाट इज़ बेसिकली द डिफरेंस, है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो जो कंप्लीट लिंकेज है उसमें क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स हैं, जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के पास में हैं, एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हैं, बहुत कम डिस्टेंस है उनके बीच का, और ये पास टू सेकंड और मोर जनरेशन, ये एक साथ ही लगातार आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहेंगे, ट्रांसफ़र होते रहेंगे एक दूसरे के साथ साथ। इनकम्प्लीट लिंकेज में वाइडली लोकेटेड, उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर हो सकता है, कितनी बार दूसरे क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। हाई चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं और उन पे क्रॉसिंग ओवर हो। क्रॉसिंग ओवर हो मतलब कि वो अपनी पोजीशन को स्विच कर लें। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो लिंकेज को इफ़ेक्ट करते हैं, किस कारण से लिंकेज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एज। जितनी ज़्यादा एज बढ़ेगी उतने ज़्यादा जो बॉन्ड है, जो लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम हो जाएंगे और लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको मालूम है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो डीएनएज हैं वो उनके बॉन्ड वीक होने लगते हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो उनके स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे उनकी जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब इसका इफ़ेक्ट उल्टा पड़ेगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। रेडिएशंस का मतलब जैसे एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, कितनी ऐसे केमिकल्स भी हैं, कुछ गैसेस हैं जिनके प्रेजेंस में जो लिंकेज है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो जब हमें आर्टिफिशियली, जो साइंटिस्ट हैं जब वो आर्टिफिशियली लिंकेज और इन एक्सपेरिमेंट्स को करके देखते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए, लिंकेज को नए रिकम्बिनेंट बनाने के लिए उनको क्या करते हैं, वो ऐसी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर एक्स रेज, उनको लगातार डीएनए में पास कराते हैं, क्रोमोसोम में पास कराते हैं, ताकि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, लिंकेज ब्रेक हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो और हमें नई नई वेराइटीज़ मिलें। तो इसका मतलब रेडिएशंस भी जो है वो लिंकेज को ब्रेक करने का काम कर सकती हैं। डिस्टेंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना लिंकेज का जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना जो उनके बीच की जो स्ट्रेंथ है या उनका जो बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लिंकेज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं अब इसके लास्ट पॉइंट पे, लिंकेज के, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहले रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन गैमीट्स। बेसिकली ये क्या कर रहा है, नए गैमीट्स के या नए जीन्स के कॉम्बिनेशन बनने से रोक रहा है। पुराने पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक ही बन के चलते रहें, कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते रहें,
उसको फॉलो करने के लिए लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आपस में जो सिमिलर होती है, जैसे आप अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करते हैं, ये जो आपके अपने पेरेंट्स से रिजेंबलेंस है, ये लिंकेज की वजह से ही है। तो हम जो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहे हैं, या कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट अपने पेरेंट को रिजेंबल करता है, दैट इज़ ड्यू टू द लिंकेज ऑफ जीन्स। इट हेल्प्स टू कीप द पेरेंटल ट्रेट्स इन प्रोजेनी। ये अभी हमने बोला ही कि ये हेल्प करता है पेरेंटल ट्रेट्स को बनाए रखने में, कम्बिनेशंस को नया नहीं बनाता है, रिकम्बिनेशन नहीं होने देता है। इट डिसअलाउज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इन सिंगल वैरायटी। इसका मतलब जैसे साइंटिस्ट आजकल आपको मालूम है एग्रीकल्चर में बहुत सारी खोज कर रहे हैं और लगातार नई नई वैरायटीज़ उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट कोशिश करें कि हम तो एप्पल के अंदर जो है वो ऑरेंज का भी वो डाल दें, फ्लेवर डाल दें, और हम उसके अंदर जो किसी और फ्रूट का या बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स को सब एक ही में कंबाइन कर दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लिंकेज की वजह से, क्योंकि ये आपस में जो जीन्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड है, जल्दी से उनको एक दूसरे से क्रॉस करना या उनकी जगह को चेंज करना आसान नहीं होता। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो नए ब्रीड्स बनाने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं उसको भी डिसअलाउ करते हैं। अगर हम ऐसा सोचें कि एक ही वैरायटी में सब कुछ डाल दें तो ऐसा करने में भी दिक्कत आती है। Linkage group gives important information about the location of genes in the chromosome। जो linkage group है वो important information देता है हमें कि किस जगह पर कौन सा जीन है, वो उसका क्या, कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन को समझने में भी हमें लिंकेज हेल्प करता है। तो ये जो टॉपिक हमने आज करे इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू लिंकेज। लिंकेज क्या है, किसने इसको फाइंड आउट करा, किसने डिस्कवर किया, लिंक्ड जीन अनलिंक्ड जीन क्या है, उसके बाद जो हमारा लिंक्ड ग्रुप है वो क्या होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है, कितने टाइप के लिंकेज हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, कंप्लीट लिंकेज के चांसेस कम होते हैं, अनलिंक्ड जो है या इनकम्प्लीट जो लिंकेज है वो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसीलिए हम पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीन्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्रॉसिंग ओवर। तो आपको और भी दोनों का जब आप एक साथ पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको और भी ज़्यादा ये टॉपिक भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।